प्रिंसिपल कभी शेरोटी टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी। 2011 में और 2013 में माफीनामा लिखा। महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 2015 में आए थे। चलिए एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है फोकस प्राइम टाइम में। मैं पवन कुमार, आवाज़ न्यूज़ 24 के साथ। फोकस प्राइम टाइम हमेशा विश्लेषण की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, मुद्दों की बात करता है। विश्लेषण और सच्चाई के साथ में हम लोग उन चीज़ों के एनालिसिस करते हैं जो चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते तो हैं लेकिन आप उन चीज़ों से अनभिज्ञ भी नज़र आते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि प्रतीकात्मक अगर शब्दों की बात की जाए तो हम उन शब्दों को आपके साथ में सजोते हैं जिन शब्दों से गहराई का आकलन किया जा सकता है। जी, आज फोकस प्राइम टाइम में हम बात करेंगे शिक्षा पर। शिक्षा के उन मुद्दों की मैं आपसे बात करना चाहूँगा जिसके कारण आज शिक्षा की व्यवस्थाएं किस प्रकार से गिरती हुई नज़र आ रही हैं। इस फोकस प्राइम टाइम में आज हम शिक्षा को लेकर एक बड़ी बहस हम लोग करने जा रहे हैं, जो जिस चीज़ से शायद आप अनभिज्ञ हैं। तो आज मैं आप पूरी सच्चाई का पर्दाफाश आपके सामने इस फोकस प्राइम टाइम में करने जा रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा, विश्लेषण की बात करते हैं, और ये विश्लेषण आपको करना होगा। आवाज़ न्यूज़ 24 विश्लेषण पे बात करता है, ये विश्लेषण आपको करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे लिए सम्मानीय है और पूजनीय है, उनके ऊपर एक व्यंग्य में करना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति एक खबर है और इस खबर पे व्यंग्य किया जाता है। तो शिक्षा मंत्री डोटासरा जो आज के समय में वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पूरे राजस्थान की शिक्षा की व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री डोटासरा की जो जबान है वो फिसलती हुई नजर आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उदयपुर एयरपोर्ट पे डोटासरा जी जब पहुँचे तो उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि सन 2015 के अंदर महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। अब 2015 में जब गांधी जी भारत आए थे, तो 2015 में जब भारत आए थे तो अभी 2021 चल रहा, तो शायद गांधी जी कहीं ना कहीं अभी जीवित हैं। अगर जीवित की बात की जाए तो डोटासरा जी को यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर वो जीवित है तो आप उनके सिद्धांतों की पालना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। संविधान की अगर बात की जाए, भारत के संविधान की अगर बात की जाए, संवैधानिक मूल्यों की अगर बात की जाए, संवैधानिक व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, संवैधानिक अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए या संवैधानिक शिक्षा की व्यवस्था पे बात की जाए, तो आपने शिक्षा की व्यवस्थाओं पर पैसा तो बहुत खर्च किया है, लेकिन रिजल्ट आज शून्य नजर आता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। और ये शून्य हमें पत्रकारों को नहीं, आप जैसी जनता को नजर आ रहा है, जिसके ऊपर शिक्षा मंत्री डोटासरा बड़े बड़े व्यंग्य कर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बात करता, जो पूरे देश में मनाई जाती है, यहाँ के पूरे विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शब्द जब जुड़ जाता है तो वहाँ पर पूरे राष्ट्र का सवाल खड़ा हो जाता है। तो उस पर समय भी शिक्षा मंत्री डोटासरा द्वारा एक बयान दिया गया। उन्होंने एक सिंपल शब्दों में एक बयान किया, और बयान ये था कि जिन स्कूलों में महिलाओं शिक्षक की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यह बयान कहीं ना कहीं महिला शिक्षा के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि आज हम महिला उत्थान की बात करते हैं, आज हम महिला शक्ति की बात करते हैं, महिला के उत्थान की और शक्ति की बात के साथ साथ हम महिलाओं के इस करवा चौथ पे आज महिलाओं को नमन भी करते हैं। लेकिन डोटासरा का जो ये बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं उन्हें बहुत आगे तक ले जाता है। चलिए हम इन मुद्दों से थोड़ा सा अलग जाते हैं, क्योंकि डोटासरा जी के बयान है, शिक्षा के मालिक हैं, हम इनसे अलग जाते हैं। अब हम धरातल की बात करते हैं कि शिक्षा की व्यवस्थाएं जो है वह क्यों खराब है। कोटा के अंदर जो सुसाइड के मामले सामने आते हैं वो क्यों आते हैं, उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि कानपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन संशोधित बजट की बात की जाए तो 3,500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने उस शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए दिया था। शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के बाद भी शिक्षा की व्यवस्था आज भी बदल नहीं पाई। पलायन तो वह के वही हो रहा है, पलायन आज भी वही हो रहा है कि एक बच्चा अपने गांव से शहर में पढ़ने के लिए आता है, पलायन करता है, उसकी व्यवस्थाओं पर, उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसका हॉस्टल व्यवस्था, या मैं बात करूं सारी व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी खर्चा उसके परिवार का होता है, और उसका परिवार जो है कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। उससे परिवार तो डिस्टर्ब होता ही होता है, साथ में बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आज मैं एक आवाज़ न्यूज़ 24 की एनालिसिस पे इस फोकस प्राइम टाइम में फोकस कर रहा हूँ शिक्षा का एक छोटा सा मैटर जो शुरुआत होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर एक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है, जहां पर क्या होता है कि इस शिक्षण संस्थान के अंदर एक व्यावसायिक संस्थान इसको कहना चाहूंगा। ये इसलिए व्यावसायिक संस्थान बन गया कि यहाँ पर नंबरों का खेल चलता है। फेल और पास का जो गणित है वो यहाँ चलती है, क्योंकि जमाना लैपटॉप का है, जमाना डिजिटल का है, जमाना कैलकुलेटर का। तो इस गणित को आप इस प्रकार से समझिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमेशा अपने शिक्षकों के लिए अवकाश का निर्धारण करता है और अपनी कॉपियों को जांचने के लिए उन अध्यापकों के हाथों में कॉपियां देता है जो अध्यापक प्राइमरी स्कूल के टीचर। अब आप एक चीज पे गौर कीजिए, जब हम बचपन के अंदर हम प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे तो वहां पे हमें हमारे किताबों के अंदर एक लेख डाला करते थे, लेख सुधारो। प्राइमरी स्कूल का एक टीचर लेख सुधारों के ऊपर हमें टिप्पणी किया करता था। हमारी हैंडराइटिंग को देखकर हमें मार्क्स दिए जाते थे और यह तय किया जाता है हैंडराइटिंग को देखकर कि हम पास है या फेल है। तो वही प्राइमरी के टीचर आज भी अवकाश के समय जब वह अपने घर जाता है तो उसके साथ में और भारतीय तदनुसार मैं आपको बता दूं कि यह सीजन कब आता है, यह सीजन उस समय आता है जब हमारे परिवार के अंदर या हमारे इस देश में उस तिथि के अनुसार शादियों का समारोह आयोजित किया जाता है। उस समय अध्यापकों के पास में या तो उनके परिवार में शादी होती है या उनके परिजनों के अंदर शादी होती है, तो वहां पे उन्हें आमंत्रित भी किया जाता है। उस समय उनकी व्यस्तता इतनी रहती है कि अध्यापक अपने को पूरा समय नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी वह अवकाश का मजा तो लेते हैं, साथ के अंदर कॉपियों को भी जांचते हैं। अब जब कॉपियों को वह जांचते हैं तो वह यही चीज देखते हैं कि उन कॉपियों के अंदर किस बच्चे के कितना अंक है और किस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है, किसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। हैंडराइटिंग के बेस पे बच्चे का वह मूल्यांकन कर दिया जाता है, उसे फेल या उसे पास जो है घोषित कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी कड़वा सत्य है जिससे आप लोग शायद जानकार तो हैं लेकिन अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अब उन कॉपियों को जांचने के लिए अध्यापकों को उसका पैसा भी मिलता है। अब अवकाश का मजा भी ले लेते हैं। यदि उसके घर के अंदर उसकी पत्नी से लड़ाई हो जाए, अध्यापक की अगर किसी पत्नी से लड़ाई हो जाए तो पूरा गुस्सा जो है उस कॉपी पे उतार दिया जाता है। उतारने के बाद में जो है उस बच्चे का जो है फेल या पास की जो जिम्मेदारी है या फेल या पास का जो भविष्य है वो भगवान तय करते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे की कहानी के ऊपर। यह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक छोटा सा पैटर्न। सौगात के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है मंडलों के अंदर 7 रुपए निकाल के उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय उस बच्चे के दिल के अंदर एक भावना यह पैदा हो जाती है कि मैंने परिश्रम किया लेकिन मेरी हैंडराइटिंग खराब होने की वजह से मेरा परिश्रम आज पानी के अंदर धुल गया और वह बच्चा फेल हो जाता है और वह कुंठित भावना लेकर वह घर के वालों के पास में जाता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की और बौद्धिक क्षमता की कमी हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में एक पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब पूत के पांव पालने में दिख जाने का अर्थ ये होता है कि हमारे उस समय बचपन के अंदर हमारे उस बच्चे की बौद्धिक क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाला जाता है, जिसका असर में आपको कोटा के मेडिकल कॉलेज की ओर ले जाता है, जहां बच्चे सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो पुनर्मूल्यांकन की बात अगर की जाए तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक छात्रा जो कि 10वीं में 3 बार फेल हो चुकी और चौथी बार वह जब सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठती तो वह फेल हो जाती है। पुनर्मूल्यांकन के लिए वह अपनी वापस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर फाइल लगती है, लेकिन वहां भी उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, मतलब 0 आ जाता है, वह फेल हो जाती है। लेकिन उसके साथ वाले जो पुनर्मूल्यांकन के लिए जब जाते हैं गोपनीय शाखा में जाते हैं, मेरे एक छोटा सा शब्द है गोपनीय शाखा में जाते हैं, वो बच्चे पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपनीय शाखा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ में उसकी कोई ना कोई लाइजनिंग होती है। उस लाइजनिंग की वजह से वह बच्चे पास होते हैं और वह लड़की जिसकी लाइजनिंग नहीं होती है वह पास नहीं हो पाती। कारण क्या होता है कि उसके सालों की जो मेहनत है, उसके माँ बाप का जो सपना है वह सपना खत्म हो जाता है। तो डोटासरा जी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी आप इस बात पे एनालिसिस कीजिए कि जिस प्रकार से प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो मूल्यांकन करते हैं, जो कॉपियों की जांच करते हैं, वह स्पष्ट रूप से जांच करें ताकि बच्चों का हैंडराइटिंग पे नहीं, लेख सुधारों पे नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर आकलन किया जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा। यदि आज सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है अनुशासन तो होता है, अनुशासन के साथ साथ में प्राइवेट स्कूलों के अंदर
उन टीचरों की भर्ती की जाती है जो कि शिक्षित होते हैं, लेकिन शिक्षक सरकारी स्कूल में भी होते हैं। लेकिन फर्क इतना सा होता है कि वहां पे हर 5 महीने में, हर 3 महीने में टेस्ट लिए जाते हैं और टेस्टों के आधार पर बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणादायक विचार उनके साथ में साझा किए जाते हैं। लेकिन वही सरकारी स्कूल के अंदर आज भी केवल एक रजिस्टर के अंदर कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, उनका एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। वो लेखा जोखा प्रिंसिपल के पास आता है और एक टीचर, सरकारी स्कूल का एक टीचर अपने साख को बचाने के लिए वह रजिस्टर में फेरबदल कर वह अपनी पुस्तिका को प्रधानाचार्य के पास में पेश करता है ताकि उसकी साख बनी रहे। लेकिन शिक्षा का स्तर आज भी सरकारी स्कूल में वैसे की वैसे ही है जैसे कि वैसे पहले बना हुआ था। तो ये शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा तंज अथर टोटल साजिश से आवाज न्यूज़ 24 के माध्यम से हम लोग ये अपील करते हैं कि आप महिला शिक्षा पे अगर बात करते हैं तो महिला शिक्षा पर टिप्पणी ना करें, नाथिका बाड़ा शब्द का तो आप यूज भी ना करें, क्योंकि आप शिक्षा व्यवस्था के मालिक हैं। क्योंकि जिसकी शिक्षा व्यवस्था उचित होगी, जो शिक्षित होगा वही देश को आगे लेके जाएगा। अब आप राजनीति के खिलाड़ी तो हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आपकी शिक्षा व्यवस्था आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर ऐसा लगता है जिस प्रकार से आपके मुंह पर जो विचार आते हैं, जो शब्द आते हैं, उन शब्दों से कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था आपके राजस्थान की शिक्षण व्यवस्था से बराबर कंपेयर किया जाता है। उस कंपेयर की वजह से आप कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस फोकस प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लोग आने वाले समय के अंदर ऐसे ही एनालिसिस पे हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एनालिसिस हो सके।